आप देख रहे हैं मखदुमपुर न्यूज। खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। नमस्कार, मैं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आज के फेसबुक लाइव में उपस्थित हूँ जिले के स्वीप आइकन के साथ और साथ में जिले के स्वीप कोषांग के सहायक नोडल पदाधिकारी श्री अमित कुमार के साथ। आइए आज आपके साथ हम जानकारी देते हैं हमारे जिले के दो स्वीप आइकन श्री नीरज कुमार शर्मा और एक श्री स्वीटी कुमारी। तो मैं नीरज जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। जी मैम, थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा नाम नीरज शर्मा हुआ और हम स्वीप आइकन जहानाबाद के हैं और पिछले कई सालों से मैंने एक रोटी के तहत जिले के बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे जिले का नाम एक राष्ट्रीय स्तर पे गया है। उसको देखते हुए सबसे पहले जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस स्वीप आइकन के लिए हमको चयनित किया। धन्यवाद। स्वीटी, आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं स्वीटी कुमारी, स्वीप आइकन जहानाबाद। मैं एक तीरंदाजी हूँ जो कि मैं यूनिवर्सिटी गेम को प्रेजेंट की हूँ, कॉलेज प्रेजेंट की हूँ और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट की हूँ जिसमें मेरा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और इसीलिए मुझे थैंक यू स्वीटी। थैंक। आइए अब हम जानते हैं हमारे स्वीप कोषांग के सहायक नोडल पदाधिकारी श्री अमित कुमार से कि स्वीप कोषांग को लेकर के क्या क्या गतिविधियां हमारे जिले में की जा रही हैं, इनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले जिले के फेसबुक पेज पे जुड़े सभी जिलावासियों को मेरे ओर से नमस्ते और ख़ास करके जो हमारे बीच जो जिले के दोनों स्वीप आइकन हैं उन्हें भी धन्यवाद के साथ साथ मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार बिहार विधानसभा 2025 में भी ये अपने जिले के मतदाताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ख़ास करके युवा वोटर्स, युवा महिला जो जहाँ का लो बीटीआर है, जो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जहाँ पे वोट परसेंट कम था, तो इस बार इन दोनों और दो आइकन और हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे भी जो फेसबुक माध्यम से जुड़े हुए हैं तो उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि जो जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पहल किया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी जहानाबाद के नेतृत्व में जो आयोजित किए जा रहे हैं स्वीप गतिविधि, उसमें भी स्वीप आइकन के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट के साथ जो लोग लगे हुए हैं इनका भी सहयोग रहेगा। खास करके राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग भारत के द्वारा जो यह नोटिफिकेशन जारी अभी किया गया है और विभिन्न तरह के गतिविधि चलाए जा रहे हैं अभी है। तो सबसे पहले अभी हम लोग को फोकस करना था कि लो बीटीआर, जहाँ पर बिहार विधानसभा 2020 में जो मतदान प्रतिशत कम था, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं निकले थे। अपना अधिकार जो उनका अधिकार है कि लोकतंत्र में कि वोट करना, उससे वो वंचित नहीं जा पाए, जागरूकता की कमी के कारण, चाहे आलस के कारण, चाहे किसी तरह भी नहीं जा पाए। तो उन्हें इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव में आम निर्वाचन होना है उसमें अधिक से अधिक बढ़कर अपना हिस्सा और अपने जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे डोर टू डोर कैंपेन, हम लोग खुद भी सहायक नोडल के नाते भी, चाहे नोडल पदाधिकारी सिद्धू मैडम हैं, इनके द्वारा भी हम लोग जहाँ का पिछले बार वोट बहिष्कार लोकसभा चुनाव में हुआ वहाँ पर भी लोग हम लोगों ने जाकर के देखा कि क्या स्थिति है। और उसके बाद भी जहाँ का 40% से कम मतदान प्रतिशत है, जहाँ पर लोग महिला नहीं निकल पाती हैं, यूथ लोग भी नहीं निकल पाते हैं, तो इसको लेकर के विभिन्न तरह का जीविका के माध्यम से, आईसीडीएस के माध्यम से, स्काउट के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, चाहे मनरेगा के माध्यम से, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से ये आयोजित किए जा रहे हैं। कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जानते हो कि कल सभी डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो कल मुख्य कार्यक्रम एक किया गया है और जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कल नगर पंचायत मखदुमपुर से कृष्ण बंसी यमुना घाट तक
पैदल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। उसमें जो लोकल बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं जिनका उम्र 18 साल हो गया है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, नए वोटर्स जो हैं उनको और भी सहभागिता के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करने के लिए एक पेड़ एक वोट को लेकर के जिला पदाधिकारी मैडम के द्वारा शुभारंभ भी किया जाएगा और शपथ का समारोह भी होगा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण का भी, वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन जहानाबाद के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तीनों विधानसभा में, हमारे जिले में 3 विधानसभा हैं, एक मखदूमपुर, एक जहानाबाद और एक घोसी। तो जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जहां का सबसे मतदान प्रतिशत कम है, जो सबसे निचले पौधान पे हैं, वहां भी हम लोग और भी विचार विमर्श कर करके हम लोग वहां प्रचार प्रसार, जागरूकता अभियान, डोर टू डोर कैंपेन, आखिर क्यों नहीं मतदान देने के लिए निकलते हैं, इस पे भी हम लोग कार्य आरंभ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित। अब मैं नीरज जी से पूछना चाहती हूँ कि ये मतदाता जागरूकता इतना जरूरी क्यों है? आप स्वीप आइकन है जिले के, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी आने वाले समय में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए? मैम, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत काफ़ी कम रहा, तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले कुछ महीनों में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे अपने स्वीप के तहत, जैसे कि नुक्कड़ नाटक हो गया स्वीप, या फिर डोर टू डोर कैंपेन हो गया, वोटरों से मिलना, वोटरों से उनकी परेशानियाँ जानना, या खासकर जो नए वोटर अभी बनने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो उनसे मिलके या कॉलेज में जाके एक्टिविटी करके उनको ये जागरूक करेंगे कि आखिर वोट देना क्यों जरूरी है, आखिर वोट की महत्वपूर्णता है क्या आपके लाइफ में। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटियां करके अपने विधानसभा या अपने जिला में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बहुत कम था, जो कि अबाउट जो भी हो, उससे 15 से 20% हम लोग कोशिश करेंगे उसको बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए आपको अभी एक नोटिफिकेशन और निकलेगा। पिछले बार भी कई चुनाव में भी ये घोषणा किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, चाहे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, कि कॉलेज स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर कैंपस एम्बेसडर का निर्माण करना है, ताकि कोई भी गतिविधि कॉलेज स्तर पर, यूथ स्तर पर कार्यक्रम कराना हो तो वहाँ का एक नॉन पॉलिटिकल यूथ के साथ में हम लोग मतदाता जागरूकता करें और लोगों को अवेयर करें, मतलब जागरूक करें कि वो अपने घर में जाकर के लोगों को बताएं। फिर उसके बाद जैसे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग मिला गवर्नमेंट नगर 19 कॉलेज का नाम हम लोग के पास लिस्ट है, तो पिछले बार भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराए थे, चाहे वो एसएन सिन्हा कॉलेज हो, चाहे एसएस कॉलेज हो, जहानाबाद कॉलेज, बहुत तरह का, ओकरी में भी है, तो जो भी हो, +2 स्तर पर भी जिनका उम्र अगर 18 साल से कम भी है, जिनका 15 साल 16 साल, उन बच्चे के साथ भी हम लोग को, उन छात्र छात्राओं के पास भी जाना है, ताकि वो जाकर के अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को भी जिस दिन मतदान है अपना अधिकार बताए। ठीक है, अभी ज्यादातर देखते होंगे, अभी आप लोग जाइएगा फील्ड में तो समस्या होगा कि हमारे क्या ये चीज समस्या, हमारा ये न बन रहा है, हमारे बन रहे हैं, तो उन लोग को समझाना भी होगा, लोगों को बताना होगा कि वोट करना आपका अधिकार है। ज्यादातर ग्रामीण स्तर पर देखते होंगे कि वोट करने के लिए छोड़ो, आज एक दिन छुट्टी मिला, कम से कम आराम करो, कौन धूप में निकलेगा। गांव स्तर पर लोग देखते होंगे कि बहुत तरह का खेल खेलने में लोग रह जाते हैं, कभी चौक चौराहा पर लोग ताश खेलते मिलेंगे आपको कि भाई हाँ वोट देने से क्या फायदा है, तो उनको समझाना है ये आपका ताकत है, आपकी वोट के ताकत से मुखिया बनते हैं, आपके वोट की ताकत से जिला परिषद बनते हैं, आपकी वोट की ताकत से विधायक बनते हैं, आपकी वोट की ताकत से एमपी बनते हैं, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनाने में आपकी वोट की ताकत है। तो ये लोगों को बताना है, लोग ना समझ के चलते अभी नहीं निकाला वोट देने जाए, बहुत सारे वोट बहिष्कार भी करते हैं, तो ये आपको बताना। जी, हम सभी जानते हैं कि महिला भागीदारी भी एक चुनौती है हमारे लिए, हमारे जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में। एक महिला आइकन होते हुए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी कि आप महिला भागीदारी को और बढ़ाने में सुनिश्चित करेंगी? मैम, महिला जो भी है वो अभी आजकल के जो है वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, चाहे जो पिछले के, वो सोचती हैं कि क्या जाए, मेरे वोट देने या ना देने से क्या चेंज होने वाला है, जो होगा वही होगा, सरकार जो चुनेगी।
तो उनको बताना हो कि आपके एक वोट से सरकार चेंज हो सकती है, आप जाकर के वोट दीजिए, आपको देना बहुत ही जरूरी है। खासकर अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आप किस तरीके से हमारी ग्रामीण महिलाओं के पास जाएंगी और उनसे क्या अपील करेंगी? मैं ग्रामीण महिलाओं तो ऐसे बिना वो कुछ भी बेनिफिट के कुछ करना नहीं चाहती हैं, मोस्टली मैं देखी हूँ। तो अगर कुछ गेम हो या फिर कुछ प्राइज मतलब मनी नहीं, जो उनके घर में जरूरतें की चीजें जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप डोर टू डोर जाएंगी, उनको हाँ। जागरूकता के बारे में बताएंगी कि वोट क्यों करते हैं, जैसे और कोई समस्याएं हैं हमारी ग्रामीण महिलाओं की कि वो बूथ तक, मतदान केंद्र तक नहीं आ पाती हैं? आपको अभी देखते होंगे गांव घर में जैसे लोग जिनका नया शादी होता है, चाहे जो बच्ची रहती हैं कि क्यों वोट देने जाएंगी, तो उनको जागरूक करना है और उनको बताना है। एक महिला होने के नाते, एक युवती होने के नाते उनको भी बताना है, चाहे नए जोड़ी क्यों न हो, जिनका नया शादी भी हो, उस समय का चुनाव के समय नया शादी लोग नहीं निकल पाते हैं, उनको भी प्रेरित करना है कि अगर आपका यहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज है, आप यहाँ के मतदाता हैं, तो आप अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे। जागरूकता की जहाँ तक की बात है, तो उनके जो यूथ के माध्यम से अभी विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट, जीविका हो गई, महिला डिपार्टमेंट के जो घर के जीविका से जुड़े उनको जागरूक करने के लिए, कॉलेज स्तर पर यूथ के माध्यम से, फिर जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से भी लोगों को जो उस समय बोला जाता है कि भाई आप लोग भी वोट कीजिए। फिर BLO जो गांव-गांव में जाते हैं, शिक्षक जो लोग होते हैं, शिक्षक लोग भी जाते हैं, ICDS के माध्यम से जिनके छोटे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी में पढ़ने जाते हैं, उनके माँ बाप पहुंचाए, उनको भी बताया जाता है। तो टोला सेवक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, जो किसान क्षेत्र में किसान लोग नहीं जाते, कृषि सलाहकार के माध्यम से, विभिन्न तरह के माध्यम से जो बच्चा, जैसे मान के चलिए आपके घर का बच्चा NCC में है, तो NCC में भी हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, कॉलेज में तो कॉलेज में चलाते हैं, स्काउट से तो स्काउट्स में चलाते हैं। तो विभिन्न तरह के माध्यम से आप लोग को भी जागरूक करना है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक करना है, क्योंकि और उनके हस्बैंड को भी समझाने की जरूरत है कि जब हम एक लड़की होकर के जिले का आइकन हो सकते हैं और हम आपके बीच आए हैं, तो आपकी घर की महिला जो है वोट पर आपके घर में ही, आपके मतलब गांव में ही मतदान केंद्र पर क्यों नहीं जा सकती हैं। तो आपको भी ये समझाना होगा और लोगों से अपील भी करना होगा कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ें और अपने जिले का मतदान प्रतिशत, अपने विधानसभा, जिस विधानसभा में आपका वोट है, जिस बूथ में आपका वोट पड़ेगा, मतदान दीजिएगा, वहां का भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद करें। ये आपको ग्रामीण स्तर पर भी जाना पड़ेगा। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हम आजकल एक डिजिटल युग में रहते हैं, तो मैं नीरज जी से जानना चाहूंगी कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा डिजिटली हमारे साथ मतदाताओं के लिए क्या सेवा उपलब्ध कराई गई है? जी मैम, सबसे पहले ये सुविधा मैं खासकर उन लोगों के लिए जो नए नए वोटर बने हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ ऐप हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप है मैम। उस ऐप के जरिए आप अगर पहली बार वोटर बन रहे हैं तो आप अपने आप को उस लिस्ट में जोड़ सकते हैं ताकि आप वोट दे सकें। दूसरी चीज़, जो पहले से हैं वोटर और उनके वोटर ID कार्ड में कुछ गलतियां हैं या कुछ चेंज करवाना है, तो वो भी वहाँ से वो लोग करवा सकते हैं। खास कुछ ऐसे वोटर हैं जो दिव्यांग हैं, उनके लिए एक सक्षम ऐप करके निर्वाचन आयोग ने पेश किया है, जिसके तहत से वो अपने लिए जो सुविधाएं हैं वहाँ पे जहाँ पे आप वोट देने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि विभाग ने क्या क्या सुविधाएं आपके लिए दी है, जिससे आप आसानी से वहाँ जाके वोट दे सकें। दूसरा, एक KYC ऐप करके निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है मैम, जिसके तहत कि आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आप जिसको वोट दे रहे हैं, जिस कैंडिडेट को, वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है, वो किस पार्टी से है, या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई है या नहीं है, या वो कितना सक्षम है आपके क्षेत्र के लिए। तो ये एक टोल फ्री नंबर भी विभाग ने दिया है 1905 1950 जिसके तहत उस पर आप कॉल करके आप अपने जुड़ी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। और इसके बाद PWD मतदाताओं के लिए भी अभी जो हमारे दिव्यांग साथी जो फेसबुक लाइव से जुड़े होंगे हमारे जिले के वेबसाइट से, फेसबुक पेज से, तो उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप अपने आप को PWD दिव्यांग न समझें। जिस तरह से हम लोग अपना एक वोट करते हैं, उस तरह से आपका भी एक वोट है, जो लोकतंत्र में एक ताकत है।
तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मतदाताओं को अगल बगल में भी जो इच्छुक नहीं है मतदान करने के लिए, जो मतदान के दिन जिस दिन हमारा मतदान केंद्र पर बूथ पर हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं और अगर आस पास में वो मिले तो अपने व्हील चेयर पर से उनको बोलिए कि जब हम दिव्यांग होकर के अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर हम वोट कर सकते हैं, अपना अधिकार हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। आपसे भी उम्मीद होगा कि अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करेंगे। इस उम्मीद आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी जिले के मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी जिस तरह से हम लोग हैं, आप मतदाता दिव्यांग भाई पीडब्ल्यूडी जितने भी हैं सभी लोग आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी, नीरज, हमारे इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारे जिलेवासी बिल्कुल हमारे मतदाता वीडियो बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे और जहानाबाद में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। साथ ही ये भी सभी से अनुरोध है जो हमारे इस पेज से भी जुड़े हुए हैं कि कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं और जहानाबाद पेज के द्वारा अपील भी है कि आप जो पौधा लगाएं उनके साथ आप एक सेल्फी हमारे पेज के साथ जरूर टैग करें ताकि ये एक अच्छा अभियान हमारे साथ चल सके। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जहानाबाद। आज मैं आप लोगों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिले में जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम हमारे कार्यालय से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावृत्ति योजना संचालित है, जिसमें इंटर में फर्स्ट डिवीजन में जो बच्चियां पास होती हैं उनके लिए सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति बच्ची राशि दी जाती है। और हमारे जिला में जो राशि का वितरण का जो प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा है। विगत 2 वर्षों से हम लोग 97% से अधिक राशि का वितरण कर दे रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की जो बच्चियां हैं आगे की पढ़ाई जारी रखने में उनको मदद मिल सके। इसके अलावा इस कार्यालय द्वारा अल्पसंख्यक महिला तलाकशुदा सहायता योजना संचालित है। अल्पसंख्यक समुदाय की वे महिलाएं जो तलाकशुदा हैं या जो परित्यक्ता हैं, जिनका 2 साल से ज़्यादा हो गया है और जिनकी वार्षिक आय जो है 2 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसमें 25,000 रुपये की एक मुश्त राशि उन्हें सहायता स्वरूप प्रदान की जाती है ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा स्वरोजगार कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। विगत वित्तीय वर्ष में इस योजना में इस जिले में 2 महिलाओं को यह सहायता प्रदान की गई है और मैं आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जो भी महिलाएं हैं इसका प्रचार प्रसार किया जाए और आकर इस योजना का लाभ ले लें। इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रावास योजना इस जिला में संचालित है। अल्पसंख्यक बालक छात्रावास जो व्यवहार न्यायालय के बगल में स्थित है, यहाँ पर 90 की कैपेसिटी है और वर्तमान में जो है 82 छात्र यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। और छात्रावास में छात्रों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। छात्रावास में फ्री वाईफाई है, जनरेटर की सुविधा है ताकि लाइट जाने पे भी पढ़ाई में बाधा न पड़े। छात्रावास का अपना पुस्तकालय है जिसमें एयर कंडीशन भी लगा हुआ है और हर विषय की किताबें जो है वहाँ उपलब्ध हैं। प्रतियोगिता परीक्षाएं की किताबें भी उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा छात्रावास में मेस संचालित है जो छात्रों द्वारा उसमें मैनेज किया जाता है। इस जिला में शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत जो छात्र हैं वे छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र हैं। इसके अलावा छात्रों को हर महीने 15 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें से 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं उन्हें मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक अनुदान योजना के तहत प्रति छात्र हर महीने 1,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर की जाती है ताकि छात्रों को पठन पाठन में सहयोग मिलता रहे। शिक्षा का महत्व तभी है जब बालक के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा पे हम लोग ध्यान दें। इसी के कारण जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के सौजन्य से बालिका छात्रावास की भूमि हम लोगों ने चयनित की है जो एसएस कॉलेज के बगल में है और 30 डिसमिल जमीन वहाँ चयनित की गई है और बहुत जल्द वहाँ पे अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण शुरू हो जाएगा ताकि इस जिला में जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए पढ़ाई में सुविधा मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना संचालित है जो वर्तमान में उद्योग विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और जिसका राशि जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है।
इसमें मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है स्वरोजगार के लिए, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि पूर्णतः अनुदान है, जिसके लिए कोई सूद नहीं लगता, राशि वापस भी नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा छोटे मोटे रोजगार के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक लघु उद्यमी योजना भी संचालित है, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाती है और यह राशि भी अनुदान स्वरूप ही लाभुकों को दी जाती है। इसके अलावा राज्य योजना के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा भी 3 योजनाएं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित है। जो छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, केंद्र द्वारा संचालित नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करके इनका लाभ लिया जा सकता है। इसमें सर्वप्रथम प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। 10वीं से प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक जो छात्र अध्ययनरत हैं वे इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक है। पोस्ट मैट्रिक में +2 में पढ़ने वाले या हायर एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल फील्ड में है, वे इस योजना का लाभ लेकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जो टेक्निकल कोर्सेज में जो छात्र अध्ययनरत हैं उनके लिए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना संचालित है। जैसे जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जो LLB की पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य टेक्निकल कोर्सेज में जो अध्ययनरत हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करके इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिल्पी आनंद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जहानाबाद। आप सभी जानते हैं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से जिले के 3 पदाधिकारी सरकार की कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में आपसे जानकारी साझा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती अंजलि गुप्ता, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक। इनके द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार से संबंधित भूमि आवंटन की प्रक्रिया एवं अन्य महत्वपूर्ण संबंधित जानकारी आपके साथ अभी साझा की है। तो आइए जानते हैं अंजलि गुप्ता जी। धन्यवाद मैम। जिला प्रशासन जहानाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उनकी मदद से मैं अपने औद्योगिक प्रांगण जहानाबाद की कुछ जानकारी साझा करने जा रही हूँ। वहाँ पे भूमि आवंटन उद्योग के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति वहाँ पे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए भूमि आवंटन की जाती है, जो कि हमारा जो 2 प्रकार से लैंड अलॉटमेंट होता है। एक हमारा लैंड होता है 90 ईयर्स के लिए लीज पे दिया जाता है और दूसरा होता है रेंट पर 15 ईयर्स के लिए प्लग एंड प्ले शेड। ठीक है, तो हमारे 90 ईयर्स के लिए जो लीज पे लैंड दिया जाता है वो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन आवेदन के थ्रू हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं भूमि आवंटन के लिए। उसमें हमारे कुछ पेपर्स लगते हैं जो कि हमारे KYC के पेपर होते हैं, जैसे पैन, आधार और फोटो होते हैं। 3 साल का आपका ITR पेपर्स होता है और हमारा एक आपकी परियोजना से संबंधित एक परियोजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नेटवर्क सर्टिफिकेट बनता है। इन सब चीज सारे पेपर्स के साथ अब जब ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक 5000 का मिनिमम फी लगता है, प्रोसेसिंग फी। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो फी होता है वो उसके साथ एक सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो 90 ईयर्स लीज के लिए लैंड रेट होता है वो हमारा है 413.22 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इसी हिसाब से लैंड का रेट कैलकुलेशन होता है और हमारा जो प्लग एंड प्ले जो 15 ईयर्स के लिए लैंड दिया जाता है वो उसका भी रेट हमारे पास डिफाइन होता है। वो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 4 रुपए पर स्क्वायर फीट, सेकेंड 5 ईयर्स के लिए 6 रुपीज पर स्क्वायर फीट और थर्ड 5 ईयर्स के लिए 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट लगता है, जिसमें कि हमारा 18% GST भी ऐड होता है। 18% GST भी ऐड होता है। ये सब जैसे कि हमारा अगर 1000 स्क्वायर फीट का जो हमारे अभी जो फिलहाल हमारे पास एक शेड हमारे पास उपलब्ध है
प्लग एंड प्ले। 3 में से एक शेड उपलब्ध है, तो उसमें हमारे एक शेड का इनिशियली आपका जो रेंट लगेगा वो 1000 के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट का 4000 प्लस 18% GST यानी 4720 रुपया लगता है। इस हिसाब से एक मिनिमम अमाउंट के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी सारी सुविधाएं होती हैं। उसमें इलेक्ट्रिक का वर्क, उसमें आपका फायर का वर्क, उसमें आपका पूरा शेड जो है रेनोवेट है, प्लस साथ में उसमें आपका एक सुलभ शौचालय भी है और एक बोर्डिंग का वर्क भी किया हुआ है, जिससे कि आप मशीन लगाएं और सीधे ही काम शुरू करें। इस काम को शुरू करने के लिए वहाँ पे मिनिमम जो टाइम लाइन दिया जाता है मैक्सिमम, वो 3 मंथ्स का होता है। इस 3 मंथ्स में आपको काम शुरू करना होता है और एक ये छोटी सी अमाउंट से आप एक लैंड लेकर के उद्योग शुरू कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कम पूंजी में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। और इसके भी अप्लाई करने के लिए सेम पेपर्स होते हैं। आपका 3 साल का ITR होता है, आपका KYC होता है, आपका एक उद्यम आधार होता है, आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, एक नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाना होता है। इन सब चीजों के साथ हम अप्लाई करते हैं प्लग एंड प्ले के लिए, जिसमें कि 1200 का एक प्रोसेसिंग फी लगता है। इसके साथ ही अप्लाई हो जाता है। ये सारी ही हुई अप्लाई करने की प्रक्रिया। उसके बाद हमारा जो जैसे ही अप्लाई करते हैं तो हमारी PCC की टीम उस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करती है, जो कि प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी होती है, ठीक है। उसमें वो सारे कुछ पेपर चेक करने के बाद हमारा एक छोटा सा इंटरफेस होता है उद्यमी के साथ। वो देखना चाहते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कितने सीरियस है, ठीक है। इस प्रक्रिया के बाद आपका एक अलॉटमेंट लेटर निकल जाता है, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग में 6 महीने की सिक्योरिटी मनी देनी होती है, जो कि आपके लास्ट में वो उसी आपके रेंट में ही समाहित हो जाता है, मतलब आपको उसी में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। वो 6 महीने का आपने सिक्योरिटी मनी जो दिया है वो स्टार्ट दे करके आपके साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है और आप काम शुरू कर देते हैं। ये पूरी प्रोसेस है प्लग एंड प्ले अलॉटमेंट के लिए। अब आते हैं हमारे 90 ईयर्स के लिए जो लीज पे हमारा लैंड दिया जाता है, उसकी प्रोसेस की बात करते हैं। उसमें जो होता है यही सारे पेपर्स लगा करके अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें 413.22 रुपीज का पर स्क्वायर फीट अलॉटमेंट रेट है, उस हिसाब से लैंड रेट लगता है। तो ये लैंड रेट जो होता है सारे उसमें भी सारी प्रक्रिया इसी तरह से होती है। हमारा अप्लाई करते हैं, उसमें अप्लाई करने के समय 5000 जो है प्रोसेसिंग फी लगता है, प्लस हमारा जितना भी लैंड रेट होता है उसका 2% EMD लगता है, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर किसी कारणवश आपका अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो ये आपका पैसा जो है रिफंड हो जाता है। बाकी की प्रक्रिया ये है कि जैसे ही हम ये फी EMD और प्लस 5000 प्रोसेसिंग फी के साथ जब हम सारे पेपर्स के साथ ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, तो आवेदन करने के बाद उसकी भी स्क्रूटनी होती है PCC कमेटी द्वारा, और उसके बाद उसको भी इंटरफेस के लिए बुलाया जाता है। उस इंटरफेस के बुलाने के बाद उसके बाद उसका अलॉटमेंट लेटर निकलता है। अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद जो भी हमारी 40 लैंड रेट का 40% है, प्लस एक मेंटेनेंस चार्ज लगता है एक सर्टेन अमाउंट का, ठीक है, वो मिनिमम होता है। उसके साथ 40% अमाउंट जमा करने के लिए हम लोग को 1 मंथ का समय दिया जाता है। 1 मंथ के समय में और प्लस जो हमारा शेड या कोई स्ट्रक्चर उस अगर लैंड में बना हुआ है तो उसका एक वैल्यूएशन अमाउंट भी देना होता है, यानी कि वैल्यूएशन अमाउंट प्लस 40% जो हमारा लैंड का रेट होता है, वैल्यू होता है, वो ये दोनों अमाउंट दे करके जैसे ही हमें 1 महीने के अंदर मिल जाता है, या पहले भी दे सकते हैं, ठीक है, ये मिल जाता है तो हम उसे पोजीशन दे देते हैं लैंड का, और पोजीशन देने के बाद वो अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। मेनली हमारा ये है कि इस
लैंड के बाद आप काम शुरू कर देते हैं। जब आप हमें अलॉटमेंट लेटर आप देखते हैं तो उसमें एक लैंड अलॉटमेंट में हर चीज का एक टाइम फ्रेम बना हुआ है। जैसे आपको 6 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना है, 9 मंथ के अंदर ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर देना है, 12 महीने के अंदर कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देना है। इन सब चीजों के साथ आप जब अपना काम शुरू करते हैं तो ये सारे हुए हमारे लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया। उसमें जब अभी हमने 40% जो जमा कर दिया, उसके बाद जो 60% होता है वो हम 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं। ठीक है, ये अमाउंट आपको 3 इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है। ये इंस्टॉलमेंट 20-20-70% करके 3 किस्तों में जमा करना होता है। ये हर 6 महीने पे आपको जमा करना होता है, जिसमें 1-2% का इंटरेस्ट लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट ना लगे तो इसके लिए आप स्टार्टिंग में ही सारा पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप इंटरेस्ट फ्री आपका अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 2 साल के अंदर हम सारा पेमेंट कर देते हैं। हमारा जो उद्यमी होते हैं वो सारे कुछ पेमेंट कर चुके होते हैं। अब इसके बाद जो एक सर्टेन हमारा होता है, एक फैसिलिटी चार्जेस होता है जो कि आपको एनुअली देना होता है। खैर, इसकी बाद में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बता देते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में आपको लैंड लेने का फायदा क्या है। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड लेने की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि अन्य जगह पे नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप 24 घंटा काम कर सकते हैं। इसके लिए हर चीज की सुरक्षा और सुविधा है। हमारे यहाँ सड़क, 4 दीवारी और आपका नाला का व्यवस्था, इन सब चीजों की व्यवस्था है। साथ ही आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटा गार्ड होते हैं। और आप अन्य सुविधा में ले ले तो हमारे यहाँ अभी डेडिकेटेड फीडर इस मंथ में लग जाने वाला है। प्लस हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट जो है वो भी व्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो इन सब चीजों में देखा जाए तो आपको औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने पे वो आपको सारे एक इन्वायरमेंट मिलते हैं, जिससे कि आप फ्रीली टेंशन फ्री होकर के एक उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, और इन सब के बाद अब जो हमारे 90 ईयर्स के लिए लीज पे जो लैंड लेते हैं, इसका जो है रजिस्ट्री कराने पे वो जो लैंड होते हैं, रजिस्ट्री अपने नाम पे रजिस्ट्री जब आप करवाते हैं तो उसके बाद वो लैंड को आप मॉर्गेज करके लोन भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारी जिला उद्योग केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इन सब योजनाओं का लाभ लेते हुए आप सब्सिडी भी ले सकते हैं उद्योग को लगाने के लिए। तो हमारी सरकार ने ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है जिसका आप बेहतर लाभ लेकर के बेहतर उद्योग लगा सकते हैं। इस सब के बाद हम देखें तो हमारे अन्य किसी भी कारणों से अगर आपको कोई असुविधा होती है, आपको किसी तरह के लाइसेंस लेने में, जैसे प्रदूषण है या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइन ये सब लाइट लेने में कोई भी तरह की असुविधा होती है, तो हमारी टेक्निकल टीम आपकी पूरी तरह से सहयोग करती है। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जो होते हैं वो आपका पूरा सहयोग करने के लिए 24 घंटा वो भी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से आप एक औद्योगिक क्षेत्र में अगर आप उद्योग का विस्तार करते हैं तो आप एक आसान से उद्योग का लगा सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे औद्योगिक प्रांगण जहानाबाद में जो मिनिमम एरिया है हमारे प्लॉट का वो है 2550 स्क्वायर फीट, जो कि 90 ईयर्स के लिए लीज पे दिया जाता है। और मैक्सिमम जो है 20,000 स्क्वायर फीट तक का लैंड अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारे प्लग एंड प्ले है, फिलहाल हमारा 1000 स्क्वायर फीट वैकेंट है, जिसे आप आवंटन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे बियाडा बिहार पे भी सर्च कर सकते हैं, जिससे पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और यहाँ पे रोजगार करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हमारे उद्योग विभाग ने जो ये कार्य किया है, आप अपने औद्योगिक प्रांगण में जरूर से एक बार जरूर आए, वहाँ पे विजिट करें और देखें आप किस तरह से उद्योग को
विस्तार कर सकते हैं, अपने नए उद्योगों को लगा सकते हैं, अपने उद्योगों का विस्तार कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जरूर से हमारे औद्योगिक प्रांगण जहानाबाद में अपना एक विजिट करें, हमारे साइट पे विजिट करें और इस जानकारी को लेकर के आप अपने उद्योग का विस्तार करें। जय हिंद, जय बिहार। नमस्कार, मैं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जहानाबाद आज फेसबुक लाइव में उपस्थित हूँ सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी श्री ऋतिक रोशन तेजस्वी जी के साथ। आज इनके द्वारा वज्रपात, ठनका एवं बिजली गिरने से संबंधित आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि बिजली गिरने के दौरान आप क्या करें और क्या ना करें। तो आइए जानते हैं सहायक आपदा प्रबंधन प्रभारी से इस जानकारी के बारे में। धन्यवाद मैम, आपने मुझे जिला प्रशासन की इस फेसबुक पेज पर इनवाइट किया ताकि इस पेज से मैं वज्रपात से संबंधित जानकारी अपने जिला प्रशासन जहानाबाद के अंतर्गत रहने वाले जनता के साथ साझा कर सकूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी जहानाबाद आप सभी का इस फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हम लोग जानेंगे कि जब वज्रपात की घटना आती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि इसके प्रभाव को कम किया जा सके या फिर इससे न्यूनतम क्षति हो। तो सर्वप्रथम हम जानें कि अगर आपको कहीं पर भी आसमानी बिजली चमकते हुए दिखाई दे तो आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और अगर आपके आसपास कोई सुरक्षित स्थान नहीं है तो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे ही आप ऐसा स्थल खोजें जहाँ पर आप बिजली से बच सकें। और अगर जगह नहीं है जहाँ पर आप सुरक्षित स्थान पे नहीं जा सकते हैं तो आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे आप घुटने के बल बैठ जाएं और अपने कान को हथेली से बंद कर लें। इसके अलावा आप इस दौरान किसी प्रकार के बिजली के खंभे से दूर रहें, तार, लोहे की छड़ आदि से भी दूर रहें। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नदियों, तालाबों और जो भी जल स्रोत हैं उससे भी बचें और उसके आसपास जाने से बचें। जिला प्रशासन के द्वारा इस दौरान जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं या चेतावनी जारी की जाती है उसका ध्यान दें और उसका पालन करें और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। अब हम लोग जानेंगे कि वज्रपात के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम जानें कि जब भी वज्रपात की घटना देखें या आसमानी बिजली चमके तो पेड़ के नीचे जाने से बचें। आमतौर पर यह सबसे आम गलतियां लोग करते हैं कि पेड़ के नीचे जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा खुले मैदान में सीधे खड़े ना हों। बिजली उपकरण जैसे फ्रिज, टीवी, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि को चलाने से बचें। मोबाइल चार्जिंग पर लगा के बात ना करें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा छत पर या खेत में खुले में काम ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। अगर हम इन सब बातों पर ध्यान दें तो हम सब मिलकर वज्रपात से होने वाली क्षति को न केवल कम कर सकते हैं अपितु कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं। कहा भी गया है कि आपदा नहीं हो भारी जब पूरी हो तैयारी। मैम, यहाँ तक हम लोग जाने कि वज्रपात के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी, आपने सही कहा कि आपदा नहीं होगी भारी जब पूरी होगी तैयारी। तो आपने तो हमें आवश्यक जानकारी दे दी कि हम वज्रपात के दौरान क्या करें या ना करें। दुर्भाग्यवश अगर मान लीजिए किसी के साथ ये घटना हो जाती है, उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा क्या कोई सहूलियत या कुछ उनको आप प्रदान की जाती है? इस संबंध में आप हमारे क्षेत्रवासियों को बताइए। जी मैम, ईश्वर ना करे कि किसी के साथ ये दुर्घटना घटे, किंतु अगर किसी प्रकार की क्षति होती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वज्रपात के कारण, तो हमारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग उसे 24 घंटे के अंदर अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपया प्रदान करते हैं मैम। तो क्या ये पशुधन के लिए भी लागू होता है? मैम, पशुधन के लिए भी ये लागू है और विभागीय दिशा निर्देश में ये भी शामिल है और उसके लिए एक दर निर्धारण किया गया है जिसके आलोक में हम लोग सहाय अनुदान प्रदान करते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई बंधु इस वक्त खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो उनको जैसे इस मौसम के पूर्वानुमान या ऐसे कि वज्रपात अभी वहाँ गिरने वाला है, इस संबंध में कोई हेल्पलाइन नंबर या जारी किया गया है? मैम, हम लोग का जिला प्रशासन के रूप एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके द्वारा हमेशा से
पूर्व सूचना दी जाती है, उसे देखना चाहिए। और अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो जिला प्रशासन की टीम से आप संपर्क करके इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध जरूर करूंगा कि जब भी वर्षा का मौसम हो तो आप खेत में जाने से बचें। प्रायः यह देखा जाता है कि आप सभी वर्षा के दौरान खेत में जाते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके लिए घातक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों से साझा करने के लिए। आशा है ये फेसबुक लाइव के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है इससे आप लोगों में जागरूकता फैले और वज्रपात के समय आप बचाव करें अपना। तो जुड़े रहें जहानाबाद के फेसबुक लाइव पेज से और इसे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आज के फेसबुक लाइव में उपस्थित हूँ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी जहानाबाद ऋतुपर्णा जी के साथ। आज ऋतुपर्णा जी के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग के द्वारा जहानाबाद जिले में किए जा रहे कार्य और खासकर आने वाले 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो आइए जानते हैं ऋतुपर्णा जी से। नमस्कार, मैं ऋतुपर्णा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी जहानाबाद वन प्रक्षेत्र गया वन प्रमंडल। क्योंकि मेरा विभाग का नाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन है, हम पर्यावरण भी देखते हैं, वन भी देखते हैं और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सारे कार्यों को देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस के बारे में, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का पर्यावरण दिवस का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक मुक्त जिला बनाना है, प्लास्टिक मुक्त बिहार बनाना है। तो हम सब मिलकर जहानाबाद वासी प्लास्टिक मुक्त सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है उससे मुक्त अभियान चलाएंगे और प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाएंगे। इस पर्यावरण दिवस में हम संकल्प ले सभी मिलकर कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके जगह पर जूट की थैली या कपड़ों की थैली यूज करें, जिससे कि प्लास्टिक प्रदूषण कम हो। और हमारा जो वन विभाग है, हमारे वन विभाग में एक योजना चलाई जा रही है कृषि वानिकी योजना। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। कृषि वानिकी योजना यह पूरे बिहार का योजना है, जिसमें से कि कृषि जो किसान भाई हैं वो हमसे 10 रुपए प्रति पौधा के दर से पौधा ले सकते हैं। उसके बाद 3 सालों के बाद अगर 50% से ऊपर अगर उनका उत्तरजीविता रहती है तो हम उन्हें एक पौधे पे 60 रुपया वापस करेंगे। और ये जो 60 रुपया और वापस करना होगा वो उनके खाते पे जाएगा। और जो 100 पौधे से नीचे हम लोग किसान भाइयों को नहीं दे सकते हैं। 100 पौधे से ऊपर जो हो वो ले सकते हैं, 100 पौधे से ऊपर। और एक फॉर्म होता है हमारे पास कृषि वानिकी योजना का, उस फॉर्म में उनका खाता नंबर, जो खेत है उसका खाता नंबर और अकाउंट नंबर, जिसपे कि पैसा बाद में 3 सालों के बाद पैसा वापस जाएगा, उनका खाता नंबर उस फॉर्म में डालना होता है। उसके बाद 3 सालों के बाद हमारे यहाँ से इंस्पेक्शन निरीक्षण किया जाएगा कि आपका 50% से ऊपर सर्वाइवल रेट है या नहीं। फिर अगर 51% अगर आपका सर्वाइवल रेट है तो आपके खाते पे 60 रुपया प्रति पौधा प्लस 10 रुपए जो आप खरीदे हैं पौधा, उसका 70 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से आपको खाते में पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं सभी ग्रामीण वासियों से अपील करती हूँ कि आप सभी कृषि वानिकी योजना में जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुपर्णा जी, आपने काफ़ी ही संक्षिप्त में इस योजना के बारे में जानकारी दी और आशा करती हूँ कि हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ लेंगे। इस योजना के बारे में हम सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से भी इसका प्रचार प्रसार जरूर करवाएंगे। और अगर जैसे आगामी 5 जून को जो पर्यावरण दिवस होना चाहते हैं तो क्या आम नागरिक भी आपके द्वारा जो जहानाबाद में उपलब्ध पौधाशाला है तो क्या उनसे वो पेड़ ले सकते हैं या क्या प्रक्रिया है आम नागरिकों के लिए? हमारे पास जहानाबाद में कुल 4 पौधशाला है। पहला पौधशाला जो अस्थायी पौधशाला है, जहाँ सबसे ज्यादा पौधा लगाया गया है, 80,000 से ऊपर पौधे हैं वहाँ। बराबर में गौघाट पौधशाला मखदूमपुर के पास में है, वहां से आप पौधा ले सकते हैं। जो मखदूमपुर के साइड के लोग हैं वो वहां से पौधा ले सकते हैं। जहानाबाद के जो है, जहानाबाद सदर, जहानाबाद उद्यान पौधशाला नियर जहानाबाद कोर्ट, वहाँ हम लोग लगभग 45,000 के करीब पौधा उगा रहे हैं। जो यहाँ के आसपास जहानाबाद सदर के हैं वो यहाँ से ले सकते हैं पौधे।
एक काको में पौधशाला है हमारा और एक घोसी में पौधशाला है। आप ये चारों पौधशाला से आप लोग पौधे ले सकते हैं फॉर्म भर के। करीब हमारे पास 2 लाख पौधे हैं, तो किसान भाई जल्दी जल्दी आप अपना फॉर्म भरकर हमें दे सकते हैं। डायरेक्ट भी दे सकते हैं या फिर नर्सरी में भी दे सकते हैं या फिर जीविका पौधशाला या फिर कृषक पौधशाला, उनसे भी जुड़कर आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी से अपील है कि आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पे आप सभी लोग एक एक पौधा लगाएं और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। धन्यवाद।